डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका नया चैप्टर ले रहा हूँ, नया यूनिट ले रहा हूँ ऑप्टिक्स का। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चैप्टर 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके 14 मार्क्स होते हैं थ्योरी में और 15 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में। इसमें से कुछ आपने अपनी पिछली क्लासेस 10th में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो उनके बारे में थोड़ा टच हम करेंगे। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन ओवर व्यू इसका मिले। तो पहला उसका है, लाइट इज एन EM रेडिएशन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ होती है गामा रेज, ठीक है ना। यहाँ होती है आपकी रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर छोटा सा जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। बाकी यहाँ इसके लेफ्ट में इंफ्रारेड, IF, और इसके राइट में यहाँ आपको अल्ट्रावायलेट रेज। उन्हीं में से छोटा रीजन है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक, स्पेक्ट्रम का एक पार्ट। ठीक है ना। ये सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें से जो छोटा पोर्शन है वो विजिबल लाइट जो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो इसकी वेव थ्योरी भी है और पार्टिकल थ्योरी भी है। ठीक, यहां पर हम इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट टच करेंगे। ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक, तो वेव, चूंकि वेव हमने देखा था, वेव लेंथ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है ना। तो दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये चूंकि शार्प डिवीजन नहीं है, लेकिन इसके दरमियान इसकी जो वेव लेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये कभी ऑब्जेक्टिव में आपको काम आता है। ठीक, इट कैरीज एनर्जी विद इट। जो लाइट होती है वो एनर्जी कैरी करती है। अगर आप हाफ रखोगे सन के आगे तो लाइट आपको वो हीट अप कर देगी। ठीक, तो इसी तरह से ये आपने पढ़ा है। सो इट कैरीज एनर्जी विद इट। एनर्जी आप आगे पढ़ोगे, E इज इक्वल टू H। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 3, इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी C, which is approximately equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी, सबसे तेज वेलोसिटी इसकी है, दैट इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। दैट इज द हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड। सबसे ज्यादा जो स्पीड नेचर में अटेन कर सकते हैं वो यही है, 3 into 10 raised power 8 E, एंड इसका सिंबल है C। ठीक, हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन वैक्यूम, दैट इज नेचर में इससे ज्यादा कोई स्पीड नहीं होती है, इससे कम होती है। ठीक, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। उसमें हम मानते हैं कि रे ऑफ लाइट जो चलती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। हालांकि आप जानते हो कि ये जो लाइट है एक वेव है, इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा। रे ऑप्टिक्स में हम क्यों लेते हैं इसको, रे ऑप्टिक्स में इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे विंडो है, आप ये पेन है, या कोई डोर है, कोई चीज़ है, उसकी जो वॉल्स होते हैं उनकी डायमेंशंस फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स उनकी डायमेंशंस होती है। चूंकि वेव लेंथ ऑफ लाइट ये वेरी स्मॉल है यहाँ, तो इन कंपैरिजन टू दैट we ignore the wave aspect of this electromagnetic waves. We treat them as a ray of light traveling in straight line. वरना जब हम वेव ऑप्टिक्स लेंगे तो तब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन वगैरह वो आती है, तो यहाँ वो हम इग्नोर करते हैं। ठीक, तो इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along a straight line joining them। तो अगर यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, समझो सन है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर अर्थ है, तो ये सन है, ये अर्थ है। तो अगर यहाँ से लाइट आए, हम मानते हैं ये
स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक, ये रे है, स्टार्ट होती है यहाँ पर, ये यहाँ तक एंड होती है और सिंक में चली। अगर यहाँ वो एब्जॉर्ब किसी ने की तो सिंक होगी, अगर वरना और भी आगे जा सकती है। ठीक, ये हो गई रे ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, दिस पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये जो पाथ है, सोर्स जहां से निकलती है और जहां पर एंड होती है, तो इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो ये जो पाथ है ये चला, इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। द बंडल ऑफ सच रेज, द बंडल ऑफ सच रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। देखिए, अगर आप बंडल ऑफ लेंगे ऐसे, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और बहुत सारी, ये बंडल ऑफ दीज यानी पैरेलल, इक्विडिस्टेंट पैरेलल जो रेज होगी, इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये सारे को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये क्या हमें बताती है कि जो एनर्जी है ये फ्लो किस डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। तो एनर्जी कहां से फ्लो हो गई, सन से टू अर्थ या किसी भी चीज से। अगर मैंने यहां टॉर्च डाली तो यहां से रे निकलेगी, किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएगी। दैट मीन्स एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम, ये था कुछ ब्रीफ इसका ये लाइट का। ठीक, तो कुछ जो एक बात यहाँ याद रखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स टू गामा वेव्स, तो उसको सारे को लाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ बोलते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दिस 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर, उस रीजन को विजिबल लाइट कहते हैं। ओके, तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लाइट। अब हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आप तो पहले ही उसमें फेमिलियर हो, 10th में पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ पर और हम इसको ओवरव्यू देंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मिरर। ठीक है, आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा होगा। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर असल में होता है ग्लास, उस पे होता है यहां पर, समझो मैं यहां दिखाऊंगा, गिलास पे होता है थिन मेटल कोटिंग। गिलास के ऊपर होता है थिन मेटल कोटिंग। ठीक है, तो थिन मेटल कोटिंग किसकी होती है, जनरली या तो एल्युमिनियम की होगी या सिल्वर की। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि वी विल कंसिडर रे एज अ लाइट, तो जब रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है, ठीक, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। अभी लॉज नहीं हम पढ़ रहे हैं, मैं बताता हूं मिरर में होता है। तो ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, उसी फ्रीक्वेंसी से ओमेगा से, या चलो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ लीनियर मानते हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी एफ से ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। ठीक, तो ये मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, देखिए मेटल जो होता है उसमें होते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ठीक, बनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने आपको दिखाया था। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ, इनके चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है, वो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
एनर्जी ये जो होती है एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वाइब्रेट होते हैं, तो फिर वो रेडिएट करते हैं वापस, रेडिएट वापस करते हैं लाइट उसी फ्रीक्वेंसी से। इसीलिए यहाँ पर मेटल हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। ये गिलास किसके लिए है? ये गिलास इसलिए होता है ताकि एक तो ये फ्लैट रहे, क्योंकि ये बहुत थिन होती है, वरना अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो अगर आप निकालते हो उसमें बैंड्स हो जाते तो वो स्मूथ रिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक, तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए मेटल ये जो होता है इस पे कोटिंग स्मूथ रखने के लिए, और ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है जो मेटल उस पे लगा होगा। ठीक है ना। तो गिलास किस लिए या वुड किस लिए रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है लाइट अच्छी तरह से? रिफ्लेक्टर या मिरर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते, इसलिए वो जो लाइट उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्री चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट का होता है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके वो मॉलिक्यूल्स इरेडिएट एब्जॉर्ब करके इरेडिएट करते हैं वो एनर्जी, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्टेड लाइट देते हैं। ओके, अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो जरा हम पढ़ लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर, यहां पर हम प्लेन मिरर ही कंसिडर करेंगे। सपोज दिस इज अ मिरर, मिरर को कैसे एम एंड एम डैश, ये जो हम ऐसे दिखाते हैं दैट मीन्स जो ये वाला साइड है यहां इसमें कोटिंग की है मेटल कोटिंग वगैरह। ठीक, सपोज एक पॉइंट है यहां इंसिडेंट रे आ गई, ठीक, तो ऐसे इंसिडेंट रे अब वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, यहां एक रेफरेंस लाइन डालते हैं जो रे नहीं होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल टू व्हाट? ये जो मिरर होता है उसी सरफेस पर नॉर्मल डालते हैं। अब जो एंगल मापते हैं हम इसकी रेफरेंस से, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई या सिंपली आई। ये जो इसके साथ मापते हैं ये थीटा आर या सिंपली आर इसको कहते हैं। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle made by incident ray with the normal. ठीक, angle made by incident ray with normal, and this is called, ये हो गया थीटा आई या सिंपली आई, और आर और थीटा आर इज एंगल ऑफ reflection. It is angle made by reflected ray with normal. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं होते हैं, नॉर्मल हम डालते हैं सरफेस को। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है, तो ये इसके नॉर्मल समझो, ये मिरर है तो ये जो पेन है इसके नॉर्मल है। ठीक, ये नॉर्मल। अब इसके लॉज क्या है? लॉज लिखेंगे, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे lie in same plane.
ये एक लॉ है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर, और आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हो गया लॉज। अब ये इस लॉ जो पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, उसका मतलब क्या होता है, अगर ये जो बोर्ड है हमारा प्लेन है, अगर समझो ये टॉर्च है, मैंने मिरर पे टॉर्च डाली, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के ऊपर से आएगी, यहां ऐसे नहीं चली जाएगी किसी और प्लेन में, या नीचे एक प्लेन है, ये जो प्लेन है, अगर लाइट मैंने इस पे डाली, मिरर हमारा ऐसा समझो है, तो लाइट अगर उस पर पड़ी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड से जाएगी, इस डायरेक्शन में या किसी और प्लेन में नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू दिस मिरर विल लाई इन सेम प्लेन, याद रखना चाहिए। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होती है। ठीक, अब कुछ और टर्म्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मिरर कैसे इमेज बनाता है, इमेज फॉर्मेशन में मिरर। सपोज ये हमारे पास मिरर है वर्टिकल, ठीक, ये उसकी इसको कहते हैं हम ऑप्टिक एक्सिस, या आप आगे जाके इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हर एक इसका पॉइंट, जब इस पे लाइट पड़ेगी कोई भी किसी भी लाइट, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे, अगर ये पेन है, ये मुझे कैसे दिखाई देता है, इस पे जो लाइट पड़ती है वो इससे रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में चली जाती है रेटिना पर, फिर हम देखते हैं। इसी तरह से जब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो ये हमें दिखाई देगा, अगर इससे हमारी आंखों में डायरेक्टली आ गई। अगर मिरर से आ गए तो कैसे देखेंगे, ये जो हर एक पॉइंट है, इस ये जो बॉडी है, ये हर एक पॉइंट ये लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट से बना हुआ है। ठीक, यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, तो हर एक पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज उठ सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट है तो इसमें से कितनी लाइनें पास हो सकती है, इससे कितनी लाइनें निकल सकती है, दैट इज इनफिनाइट। तो अगर ये पॉइंट है तो इसमें जब लाइट पड़ती है तो ये वो रिफ्लेक्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शंस में करेगा। ठीक, लेट अस से कि वन ऑफ रे is parallel to this optic axis. ठीक, now as per normal incidence it will be reflected back. ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ वो नॉर्मल इंसिडेंस में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर आप जो ये यहाँ से आ गई और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई, तो ये ऐसे यहाँ पीछे हम अगर इसको एक्सटेंड करें तो एक और रे ऑफ लाइट मिसाल के तौर पर यहाँ पर पड़ी मिरर पर, ठीक है, तो इंसिडेंट हो गई, तो यहां पर भी रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसे चली गई। तो अगर यहां पर कोई इसको देख रहा है, ठीक है, तो कोई इसको देख रहा है, उसको कहा लाइट, वो इसको नहीं देख सकता, तो उसको लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है। अगर मैं इसको पीछे ले लूं, तो ये जो यहां पर ये अपीयर हो रही है, ये दो लाइनें मीट करती हुई, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का सेम साइज का इमेज बनाएगा। ठीक है ना, तो यहां थोड़ा मैंने इसको पीछे लेना है, समझो यहां पर, ठीक है, ये इसका इमेज बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आई, तो इसका इस तरह से ये इमेज हमें दिखाई देता है। ठीक, और जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज बनाता है। क्यों वर्चुअल? बिकॉज जो रेज ऑफ लाइट वो अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना, अपीयर, तो एक्चुअली नहीं आ रहे, एक्चुअली तो यहां से आ रहे, तो यहां से इस देखने वाले को अपीयर हो रही है, यहां से आ रहे हैं, इसलिए ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं, यानी जैसी ये इरेक्ट है तो ये भी ऐसे, और यहां पर जो प्लेन मिरर बनाता है ये सेम साइज का बना है इसने। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है, मिसाल ए बी, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी उतना ही दूर दिखेगा। ठीक,
ठीक है, ये भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में। ठीक, जितना सामने होगा द इमेज इज फॉर्मड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही हमें दिखाई देगा इमेज कितना दूर है। ठीक है ना, ये हो गया रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल इंसिडेंस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगी, देखिए ये सपोज हमारे पास मिरर है एम डैश, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल। ठीक, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, नाउ ये एंगल, मिसाल के तौर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ है। अब अगर मैं इसको, अगर आई होगा 10 डिग्री तो आर भी होगा 10 डिग्री, लेकिन कहां से मापते हैं, विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट से। अगर ये ऐसे आएगी इंसिडेंट रे, ये ऐसे 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 आएगी, तो जब ऐसे इसकी नॉर्मल की सीध में होगी तब एंगल कौन सा होगा, अगर देखिए अगर यहां होगी तो अगर ये मिसाल 20 डिग्री था तो ये उससे कम होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस, यहां तो बड़ा होगा, वो तो नहीं मानना हमें नॉर्मल के साथ, मिसाल 5 डिग्री, जब यहां आएगा इसके बराबर तो थीटा क्या बनेगा, आई क्या बनेगा, 0। ठीक, तो जब आई 0 बनेगा आर भी आपको 0, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो तब जो लाइट होगी तो वो देखिए, ठीक, तो जब इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल से आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आएगी। इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल टू द दिस मिरर बट मेकिंग एंगल ऑफ 0 विद द नॉर्मल। तो याद रखना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें भी कभी आप कंफ्यूज होते जाते हो कि नॉर्मल इंसिडेंस आप 90 डिग्री लेते हो, तो 90 डिग्री आई तब नहीं होता है। ठीक, बात समझ, तब क्या होता है, 0 डिग्री। नाउ एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों बराबर। अब एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, अगर ये मिरर यहां पर नहीं होता तो लाइट ऐसे चली जाती स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो अपनी जगह से कितना ये डिविएट हुई है, तो मैं कह रहा था कि ये जो लाइट कितनी अपनी जगह से डिविएट हुई, देखिए यहां आ रही है लाइट, तो जानी कहां थी, असल में ऐसे जाना था, तो कितनी डिविएट हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल है यहां पर इसको डेल्टा लिखते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल मेड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ दिस एंड जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन के साथ जो होती है। ठीक, तो इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा कहते हैं। दूसरा होता है यहां पर ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, अभी तो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन मापते हैं विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये जो एंगल यहां पर होता है इसको ग्लांसिंग एंगल थीटा कहते हैं। ये मिसाल एम डैश, ये है देखिए एम ओ मिसाल एन, ठीक है, एन डैश, एन तो यहां पर है, एम ओ एन डैश, इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, दैट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द ये जो मिरर होता है, मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ द मिरर। ओके, ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो इनमें कुछ रिलेशन भी निकाल सकते हैं हम। देखिए यहां पर अगर देखेंगे आप, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, तो 100, तो ये है एंगल डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180, और डेल्टा इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस आई माइनस आर, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहां पर हम देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको आई के बदले में आर लिखेंगे तो -2i, ठीक, या डेल्टा इज इक्वल टू 180, अगर मैं इसके बदले में आर दूं तो -2r, ठीक है, ये रिलेशंस हो गई एक। दूसरा जो है यहां पर इस, अगर ये तो नॉर्मल है, दैट मीन्स 90, सो थीटा प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ग्लांसिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई, ये कोरिलेशन है, ठीक, या इसको आई के बदले में आर भी लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस आर, ठीक है, ये ग्लांसिंग एंगल की डिफ्लेक्शन ये निकली। इसको आप यहां पर भी सबस्टिट्यूट कर सकते हो, क्यों, अगर यहां पर आप करोगे, ये आप आर का वैल्यू निकालो, आई का वैल्यू, तो इसमें आई का वैल्यू क्या निकलेगा, इसमें से अगर निकालेंगे, आई इस साइड में करो और थीटा इस साइड में करो, सो आई विल बी इक्वल टू 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक, तो यहां पर अगर देंगे आई के बदले में तो क्या बनेगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू इस इक्वेशन में, ठीक, 180 minus 2 into 90 minus theta, here I mean 90 degree, okay, so delta will be equal to 180, 2 into 90 180, that is minus into minus, that is 2 theta, so glancing angle is twice that of angle of deviation, तो याद रखना है delta is twice theta, glancing angle twice the glancing angle is equal to angle of deviation, okay, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिलेशन याद रखो, क्योंकि ये कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है नीट वीट में, ठीक है। तो मल्टीपल डिविएशन, सपोज वी हैव मल्टीपल डिविएशन, जब मिरर्स, जब एक लाइट बहुत सारे मिरर्स से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर जो डिविएशन या रिफ्लेक्शन होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल डिविएशन होती है। देखिए सपोज वी हैव अ मिरर हियर, ठीक, एम डैश, यहाँ पर उस पर लाइट आई इंस्टेंट रे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये जो है, ये मैंने अभी आपको बोला, ये रिफ्लेक्टेड, ये आर है, ये आई है, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन, लेट अस से डेल्टा 1। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मिसाल के तौर पर यहाँ एक और मिरर है, ठीक, तो ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से यहां टकराएगी तो फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक है, तो जब ऐसे चली जाएगी तो यहां पर डिविएशन क्या है, ये देखिए, ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 2, यानी दूसरी बार डिविएट हो गई। समझो अब यहां पर मिरर है, एक और मिरर, ठीक है ना, ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, तीसरा, तो अब कैसे चली जाएगी, अब ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, अब देखिए पहले ऐसे रे मुड़ी, ठीक है ना, ऐसे, फिर अब ऐसे, ठीक, तो ये डेल्टा 3 यहां कैसे मुड़ी, ऐसे, ठीक है, तो दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी ऐसे मुड़ी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी मैंने क्लॉकवाइज बोला था, तो यहां पर ऐसे मुड़ गई, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो टोटल इसकी डिफ्लेक्शन कितनी, डेविएशन कितनी हुई, दैट इज डेल्टा। देखो एंटी क्लॉकवाइज, हम ये जो एंटी क्लॉकवाइज है या तो पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव, तो अब हम मानते हैं पॉजिटिव है, ठीक, सो डेल्टा 1 यहां पर सफर हुई डिविएशन, यहां पर डेल्टा 2 और यहां पर डेल्टा 3, चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज माइनस डेल्टा 3, ये हो गया टोटल डिविएशन, ओके, मल्टीपल डिविएशन में। इसी तरह से अगर और भी मिरर होंगे तो और भी डिविएशन होंगे, ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ व्हेन वी व्यू एनी सरफेस, चाहे वो मिरर हो या कोई भी सरफेस हो, वॉल हो, अब नोटबुक का पेपर हो, ये हो या मेरी ये शर्ट हो, व्हेन वी ऑब्जर्व every surface, whether it is highly polished
और नॉन पॉलिश्ड सरफेस, जैसे दीवार है, ठीक। अंडर माइक्रोस्कोप जब व्यू करते हैं तो एवरी सरफेस हैज गॉट इरेगुलरिटीज, यानी उसमें हम्प्स वगैरह ऐसे होते हैं, ठीक। अब ये इसको पॉलिश्ड या मिरर कब कहेंगे, यानी जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो कब कहेंगे मिरर? अगर इस पे पड़ने वाली जो लाइट है इसकी इरेगुलरिटी का साइज, इसकी अपनी वेवलेंथ होगी, लेट अस से लैम्डा। अगर ये इरेगुलरिटी है यानी हम्प या वैली है, उसका साइज 1 लैम्डा बाई 4 हो, यानी उसकी डायमेंशन, उसकी लंबाई लैम्डा बाई 4 हो, तब हम इस सरफेस को, जो हमें माइक्रोस्कोप में क्या लग रही है रफ सरफेस, तो तब हम इसको कहेंगे पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। यानी इसकी इरेगुलर ये जो साइज है 1/4 ऑफ वेव लाइट जो इस पे पड़ती है। तो इसके लिए ये इस लाइट के लिए मिरर एक्ट करेगा, इसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। नॉर्मल रेगुलर, वो मैं बताऊंगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अगर इसी सरफेस पे, अभी हमने कोई इसी सरफेस पे एक दूसरी मिसाल के तौर पर लाइट पड़ी जिसकी वेवलेंथ लेट्स से लैम्डा डैश है, ठीक। तो अगर ये इसका साइज इसके लैम्डा बाई 4 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, देन यही सरफेस जो है ये एक्ट करे, ये मिरर एक्ट नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, ठीक। तो रिफ्लेक्शन या पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस के लिए जो वेवलेंथ उस पर पड़े, अगर उसका साइज वेवलेंथ के 1/4 के बराबर हो, उसके आसपास हो, तब वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है, वरना उसको हम मिरर नहीं कहेंगे, वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो मैंने बताया अभी आपको, स्मूथ सरफेस है, जैसे आपका मिरर है या सिल्वर है या गोल्ड पॉलिश्ड सरफेस है, तो ऐसे। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस पे पड़ी, वो ऐसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगी। मिसाल एक और यहां पर पड़ी तो वो ऐसे जाएगी पैरेलल, थोड़ा सा ये इसके पैरेलल जाएगी, ठीक। अगर यहां पर पड़ी लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी बीम ऑफ लाइट इस पे पड़ रही है, तो ये पैरेलल होके एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक। तो ये इमेज बनाती है, ये रेज इमेज, तो इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जैसे आपका मिरर होता है, ठीक। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये इमेज बनाती है, ठीक है ना। अब जो दूसरे टाइप का होता है उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। अगर ये सरफेस है जिसमें कुछ हम्प्स वगैरह है, ठीक, जैसे दीवार है, हमें तो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हम्प्स होते हैं। तो अगर यहां पर रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई, तो यहां पर जिस पॉइंट पे पड़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड एट एवरी पॉइंट। आप देखिए पहले यहां, तो ये ऐसे चली जाएगी, ओह ये नॉर्मल है, ये ऐसे चली गई। अब मिसाल के तौर पर अगर इस जगह पे पड़ी, ठीक, तो अब ये कैसे चली जाएगी, इसका तो नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक, यहां इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। यहां पर अगर पड़ी मिसाल के तौर पर, ठीक, तो ये ऐसे चली जाएगी, ये हो गया नॉर्मल। हालांकि हर एक पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके पैरेलल नहीं जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट जगह से डिफरेंट होती है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे अगर आपके पास मिरर हो, साफ हो, आप देखते हो अपनी शक्ल अच्छी तरह से साफ, अब आपने उस पर ऐसे वेपर डाल दिया, तो वेपर, तो अब आपकी शक्ल उस पर अच्छी नहीं दिखाई देगी, क्यों?
क्योंकि इसके अब वाटर वेपर्स बनेंगे तो वो वहां बम्प्स और वैली बनाएंगे, ठीक, तो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गए। ये इमेज नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म इमेज नहीं बनाती क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती है। दूसरी बात, जब हम ये जो चीजें आप मून देखते हो या ये बोर्ड देख रहे हो या कोई भी चीज, ये इस वजह से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी होगी आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। अगर मून जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, अगर वहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वहां से नहीं होता, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता, तो आप मून से कम लाइट वहां से आती क्योंकि वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती और हम कम साइज मून का देख पाते। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वी सी ऑल द थिंग्स, ओके। वरना अगर आप लाइट डालो पूरी इस पे मिरर पे, तो वो सारी लाइट अब वो करेगा अब रिफ्लेक्ट, तो आप उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना। ये था आज का लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स, तो उनके बारे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, ओके। थैंक यू।